Now we are going to discuss the structure of DNA. Structure of DNA. And the structure of DNA, which was given by J.D. Watson and F. Crick or Francis Crick, it was double helix model. डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया गया था उसको नेम प्रोवाइड किया गया डबल हेलिक्स मॉडल। एंड द डबल हेलिक्स मॉडल इट वाज गिवन बाय J.D. Watson and Francis Crick or F. Crick। जेम्स बी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो है इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इन 1953 में ये मॉडल जो है प्रपोज किया गया था बाय ऑब्जर्विंग द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा बाय यूजिंग एक्स-रे diffraction data given by Wilkins and Franklin। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ये जो दो पर्सन थे इन्होंने विल्किंस एंड फ्रैंकलिन जो थे वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा एनालिसिस किया था डीएनए का, और उसी एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पर ये जेम्स बी वॉटसन एंड क्रिक जो थे इन्होंने स्ट्रक्चर को क्या किया, एलाबोरेट किया कि कैसा स्ट्रक्चर जो है होता है। तो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो पहला हम डायग्राम देखते हैं, उसके बाद इसके फीचर्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो डायग्राम आप देखेंगे कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड होता है और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड यहाँ पे बनाएंगे। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए। ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बैकबोन ऑफ डीएनए। पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड और फॉस्फेट मॉलिक्यूल टुगेदर फॉर्म अ बैकबोन ऑफ डीएनए। ये जो है दोनों मिलकर के बैकबोन ऑफ डीएनए क्रिएट करते हैं। ओके, और इसी बैकबोन ऑफ डीएनए से जब नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, और उसके बाद है आपका यहाँ पे है थायमीन, यहाँ पर हम लिखा देता है साइटोसिन। ओके, तो ये आपका बन जाएगा बैकबोन ऑफ डीएनए में। जब हम नाइट्रोजनस बेस को ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड नाइट्रोजनस बेस इन द बैकबोन ऑफ डीएनए इट विल फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। जब ये सपोज हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो बैकबोन ऑफ डीएनए ये आपका रहा बिना नाइट्रोजनस बेस के, और जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। एंड हियर मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड अटैच टुगेदर, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो है न्यूक्लियोटाइड के क्या है, पॉलीमर है। दीज आर द पॉलीमर ऑफ
और दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, सो यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना हुआ है और हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंटेन, पहला पिक्चर आप पढ़ेंगे डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड और there is double strand of polynucleotide. Double strand or there are 2 chain of polynucleotide in the structure of DNA. DNA के स्ट्रक्चर में जो है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उनका 2 चेन दिखाई देगा। तो पहला चेन तो यहाँ पे बन गया। अब दूसरा चेन जो होगा वो इसका एंटी पैरेलल होगा। तो पोलैरिटी की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पोलैरिटी जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। द नेक्स्ट फीचर यू विल ऑब्जर्व एज द पोलैरिटी ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल पोलैरिटी। सो एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मीन्स ये यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड हम लोग बनाए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ओके, जैसे यहाँ पे आपका जो पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है वो फास्फेट से जुड़ा हुआ है। फास्फेट से जो कार्बन जुड़ा हुआ है दैट इज फिफ्थ कार्बन। ओके, तो इसको हम 5 प्राइम एंड, ऊपर वाला एंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, उसको हम 5 प्राइम एंड बोलेंगे। ओके, 5 प्राइम। और सबसे नीचे आपको दिख रहा है ये जो कार्बन नंबर है, यहाँ से ये बॉन्ड दिखाया गया है। ओके, पेंटोज शुगर का 1 2 3 तीसरा पोजीशन है ये, और थर्ड पोजीशन में जो कार्बन होता है वो कार्बन आपका थर्ड 3 प्राइम वाली पोलैरिटी शो करेगा। यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी दैट इज 3 प्राइम। सो 5 प्राइम पोलैरिटी और यहाँ पे 3 प्राइम पोलैरिटी है। तो इसको बताने का मतलब ये है कि इसका जो पैरेलल साइड में, इसके अपोजिट साइड में जो स्ट्रैंड होगा, जो दूसरा स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में, वह इस वाले स्ट्रैंड का क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल का मीन्स ये कि ऊपर जो है 3 प्राइम एंड होगा और नीचे होगा 5 प्राइम एंड। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका चेन है वो उल्टा हो जाएगा। यही चेन आपका उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में हम कैसे जाएंगे, देखिए आपको जो है पेंटोज शुगर जो होगा उसको हम उल्टा दिखाएंगे। तो उल्टा जब दिखाएंगे तो ये आपका हो गया कार्बन नंबर 1, जहाँ पे होगा कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, ये होगा कार्बन नंबर 3। तो इसको हम 3 प्राइम एंड बोलेंगे। दिस इज द 3 प्राइम एंड। और ये हो गया 4, और 4 से जुड़ा होगा यहाँ पे क्या, फिफ्थ कार्बन। ये फिफ्थ कार्बन होगा, फिफ्थ कार्बन में एक फॉस्फेट जुड़ा होगा, और ये फॉस्फेट फिर दूसरे वाले पेंटोज शुगर के थर्ड कार्बन से जुड़ा रहेगा। मीन्स फॉस्फेट जो होता है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, वह दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में या 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है ये वर्टिकल मीडियम। इसके हेल्प से तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहा है, ये और ये। तो एक अगर सिंगल की बात करेंगे तो फास्फोएस्टर बॉन्ड हो जाएगा, और 2 की बात करेंगे तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा। ये आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन कौन से कार्बन नंबर से जुड़ता है, बनता है, तो कार्बन नंबर 3 ऑफ 1 पेंटोज शुगर विथ कार्बन नंबर 3 ऑफ अनदर पेंटोज शुगर। पहले वाले पेंटोज शुगर का फिफ्थ कार्बन और दूसरे वाले पेंटोज शुगर का थर्ड कार्बन, ये आपस में जुड़ते हैं बिलोंग टू द फॉस्फेट, और ये बनाते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब फिर अगेन जो है आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़ गया, और ये न्यूक्लियोटाइड फिर से एक नाइट्रोजनस बेस से यहाँ पे कनेक्ट होगा। ओके, तो ये आपका हो गया
यहाँ पे पेंटोज शुगर आएगा और ये फिर आपका बॉन्ड बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ये आपका तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ये होगा आपका 5 प्राइमेट। तो दूसरे वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 3 प्राइमेट ऊपर की तरफ है और 5 प्राइमेट नीचे की तरफ है, और पहले वाले में क्या था 5 प्राइमेट ऊपर और 3 प्राइमेट नीचे। तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब हम तो ये दूसरे वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या दूसरा वाला क्या है बैकबोन ऑफ डीएनए। तो डीएनए के स्ट्रैंड डीएनए के स्ट्रक्चर में हमको 2 बैकबोन ऑफ डीएनए दिखाई देगा, एक आपका लेफ्ट साइड और सॉरी एक दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। वैसे यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म में दिखा रहा है तो दिख रहा है, बट इसके स्ट्रक्चर में कोई लेफ्ट राइट नहीं होता क्योंकि इसमें कॉइलिंग होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है। कोई वो सीढ़ी क्या होगा, उस सीढ़ी में कॉइलिंग दिखाई देगा, तो उसमें लेफ्ट राइट आपको नहीं क्लियर होगा। कभी ये वाला लेफ्ट होगा, कभी ये वाला राइट लेफ्ट होगा, तो ये चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे एंटी पैरेलल पोलैरिटी आपको क्लियर हो गया होगा। एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। अब एंटी पैरेलल पोलैरिटी के बाद बात करते हैं बेस पेयरिंग की। तो बेस पेयरिंग जो होता है कि बेस पेयरिंग जो है वह आपका चार्टाफ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है कि पेयरिंग ऑफ बेस नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग वो चार्टाफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। और ये चार्टाफ रूल क्या कहता है, प्यूरीन ऑलवेज पेयर विथ pyrimidine। प्यूरीन ऑलवेज पेयर विथ pyrimidine। प्यूरीन बेस होते हैं जिसमें 2 होते हैं एडिनिन एंड गुआनिन, और pyrimidine में डीएनए के स्ट्रक्चर में pyrimidine भी 2 होते हैं, एक होता है आपका थायमिन और दूसरा होता है साइटोसिन। तो हमेशा एडिनिन के साथ में जो बेस होगा वो होगा आपका थायमिन। तो एडिनिन पेयर विथ थायमिन एल्बिनो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के वाई गुआनिन पेयर विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। मीन्स एडिनिन जो है थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, या उसको उल्टा ये बोल सकते हैं थायमिन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से एडिनिन से जुड़ेगा। सेम एज वेन एंड विथ पेयर विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और वी कैन से दैट साइटोसिन पेयर विथ गुआनिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे भी हम बेस पेयर जो थायमिन तो एडिनिन पेयर विथ थायमिन है, एडिनिन के अपोजिट साइड जो उसका अपोजिट स्ट्रैंड है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ओके, अब यहाँ पे गुआनिन है, तो गुआनिन के अपोजिट साइड में जो बेस होगा दैट इज साइटोसिन एंड द साइटोसिन और गुआनिन है पेयर विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे आपका दिखेगा कि थायमिन है, थायमिन का अपोजिट साइड में आपका जो यहाँ पे पोलैरिटी की बात हो गई। तो पोलैरिटी के बाद हम कॉमन फीचर ये देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसमें डायमेंशन जो होता है, कुछ डायमेंशन बेसिक डायमेंशन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो कॉइलिंग होती है डीएनए के स्ट्रक्चर की वो केसेस में कॉइलिंग होती है इट इज राइट हैंडेड कॉइलिंग। The structure of DNA, the coiling is always right-handed। कुछ केसेस में जो है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है। अभी टाइप्स ऑफ डीएनए जब बताएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो फीचर आप जानेंगे दैट इज अबाउट द डायमेंशन। तो एक कंप्लीट टर्न अगर बात करें ड्यूरिंग द कॉइलिंग, वन कंप्लीट टर्न or the length
ऑफ वन कंप्लीट टर्म, एक कंप्लीट टर्म का जो लेंथ होगा दैट इज अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम, ये होगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम, या इसी को आप अगर नैनोमीटर में बोलेंगे तो नैनोमीटर में ये हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर। ठीक, ये नैनोमीटर में जब हम बात करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर, एक पॉइंट लग जाएगा। ये तो रहा है कंप्लीट टर्म, मतलब ये जो मान लीजिए ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं, एक कंप्लीट टर्म हो गया, यहाँ से आया और फिर अपने पोजिशन पे आ गया, तो ये आपका एक कंप्लीट टर्म हो गया विच इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। उसके बाद बात करते हैं इसके डायमीटर, एक कंप्लीट टर्म में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, तो वन टर्म इज इक्वल टू 10 बेस पेयर। एक कंप्लीट टर्म में जो नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे, द नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ कंप्लीट टर्म, ये पूरे कंप्लीट टर्म में जो नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे वो होंगे कितने, 10 बेस पेयर जो है आपको दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 बेस पेयर हम दिखाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कंप्लीट टर्म में 10 बेस पेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर equal to 3.4 nanometer. Okay, sorry. 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये होगा आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, अगर दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हम लोग इवेलुएट करते हैं तो ये आपको मिलेगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। और बात करते हैं इसके जो डायमीटर की, तो ये जो कॉइलिंग होती है, मान लीजिए सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीच में जो है स्पेस होता है और ये सर्कल में अरेंज होते हैं। कॉइलिंग होगा तो बीच में सर्कल बनेगा और सर्कल का जो है एक डायमीटर होता है। तो डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है इट इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। इसका नाम है डायमीटर ऑफ द हेलिक्स ऑफ द डीएनए, it is 20 angstrom. ये आपका होगा 20 angstrom. Okay. So our next topic is the central dogma. Okay. And the central dogma, it was proposed by Francis Crick. Central dogma or the concept of central dogma is proposed by Francis Crick. Proposed by Francis Crick. Okay, the Francis Crick, which was the one of the person to propose or to give the structure of DNA along with the J.D. Watson के द्वारा जो DNA का स्ट्रक्चर दिए थे फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट जो है प्रपोज किया। एंड द कॉन्सेप्ट इज सेइंग दैट द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वह फ्लो होता रहता है। वो फ्लो कैसे होता है, फ्रॉम DNA टू द mRNA एंड फ्रॉम mRNA टू द प्रोटीन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसको डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन की बात करें अगर, तो द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन process of flow of genetic information from DNA
to mRNA and again to protein is called central dogma. Central dogma. इसी को आप बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा. ओके, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू mRNA एंड mRNA टू प्रोटीन. ओके, तो अभी एक चीज और आपको बता दें, डीएनए टू डीएनए भी होता है यहाँ पे. अभी स्ट्रक्चर इसका अगर सेंट्रल डोग्मा का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप इस तरह से बताएंगे. ये आपका हो गया डीएनए, और डीएनए से खुद डीएनए भी बनता है. इस इंफॉर्मेशन जो है डीएनए को डीएनए भी ट्रांसफर होता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन. जब डीएनए इंफॉर्मेशन जो है डीएनए से डीएनए में जाता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं. देन इन द इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए टू mRNA is called transcription. And then from mRNA the information sent to the protein. The process is known as translation. Okay, so in the process of, ये आपका सेंट्रल डोग्मा का डायग्राम है. तो सेंट्रल डोग्मा में आपको 3 प्रोसेस दिखाई देगा. एक प्रोसेस है आपका रेप्लिकेशन. फर्स्ट इज रेप्लिकेशन, सेकेंड इज ट्रांसलेशन एंड थर्ड इज ट्रांसलेशन. ओके, इन सेंट्रल डोग्मा इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस, इट इज द सेट ऑफ 3 प्रोसेसेस. 3 प्रोसेस का जो है ये सेट है सेंट्रल डोग्मा. इसमें तीनों प्रोसेस कौन कौन से है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA from DNA and translation by which the process of formation of protein take place from mRNA or information transfer from mRNA to code the particular sequence of amino acid in a protein. किसी भी प्रोटीन में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को कोड करने के लिए mRNA से इंफॉर्मेशन किसमें जाएगा? प्रोटीन में जाएगा. उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. तो ये तीनों प्रोसेस को हमको डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी पढ़ना है, ट्रांसलेशन भी पढ़ना है और ट्रांसलेशन भी. ओके, बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में भी जानना है. अब एक चीज और बात करते हैं, आता है दैट इज द एक्सेप्शन. ओके, सो द एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा इज एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा. तो देखिए, कुछ वायरसेस जो होते हैं लाइक TMV टोबैको मोज़ैक वायरस, तो ये वायरस होता क्या है, इसमें आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है. ओके, और वायरसेस की टेंडेंसी क्या होती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में वायरसेस यूज द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द होस्ट बॉडी और होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ. तो देखिए, आरएनए ऐसे वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे वायरस जो है इनका जो आरएनए होगा पहले होस्ट सेल में एंटर करेगा एंड आफ्टर एंट्री इनटू द होस्ट सेल द आरएनए बिकम चेंजेज इनटू द डीएनए. ओके, आरएनए फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू डीएनए. तो आरएनए से डीएनए जो प्रोसेस, अब देखिए आरएनए यहाँ पे है, आरएनए से अब डीएनए जब प्रोसेस होगा तो क्या होगा? सेंट्रल डोग्मा को फॉलो नहीं कर रहा है. मीन्स ये क्या हो गया? एक्सेप्शन फॉर सेंट्रल डोग्मा. और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए से डीएनए का बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि एक स्पेशल एंजाइम के हेल्प से होता है. जिस एंजाइम को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, तो ऐसा जो है वायरसेस के केस में ही होता है. मोस्ट ऑफ जो वायरसेस होते हैं
उनमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, मीन्स ऐसे आरएनए जिसमें ऐसे वायरसेस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो TMV टोबैको प्रोजेक्ट वायरस में जो है आरएनए पाया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, आरएनए पहले डीएनए में कन्वर्ट होगा, तो उसके बाद वो डीएनए फिर से जो है आरएनए में रेप्लिकेट होगा। वो आरएनए बहुत सारा आरएनए बनाएगा, तो वो आरएनए क्या होगा, फिर नंबर ऑफ वायरस रेप्लिकेट होकर के बनेगा। तो इस तरह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है इट इज द एक्सेप्शन फॉर सेंट्रल डोग्मा, मीन्स ये सेंट्रल डोग्मा को फॉलो नहीं करता है। ये सेंट्रल डोग्मा का रिवर्स प्रोसेस दिखाई दे रहा है। ये क्लियर हुआ। अब आगे जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोसोम मॉडल।